Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सुपर 30 क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है हमारी पंचायती राज की क्लास चल रही थी और हमारी जो क्लास चल रही थी हमने उसमें स्थानीय स्वशासन का टॉपिक स्टार्ट किया था और हमने देखा कि स्थानीय स्वशासन जो है उसको सामान्यतः दो भागों में बांटा जाता है। एक स्थानीय स्वशासन होता है ग्रामीण स्वशासन, अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में जो शासन की प्रणाली है उसको हम ग्रामीण स्वशासन कहते हैं, जिसको कि पंचायती राज भी कहा जाता है। और एक हमने देखा नगरीय प्रशासन। तो हमने सबसे पहले इन दोनों जो प्रशासन की इकाइयाँ हैं, स्थानीय स्वशासन की जो इकाइयाँ हैं, उनमें सबसे पहले हमने ग्रामीण प्रशासन को अर्थात पंचायती राज को स्टार्ट किया था। बात करेंगे पंचायती राज के बारे में कि पंचायती राज आखिर होता क्या है। तो हमने जब इससे पहले क्लास हुई थी तो उन सारी क्लासों में पंचायती राज की पूरी डिटेल देख ली थी कि पंचायती राज की स्थापना किस प्रकार की गई, किस प्रकार उसको संवैधानिक मान्यता दी गई। लास्ट जो हमारा क्लास हुई थी, इससे पहले जो लास्ट क्लास ली हमने, उस क्लास में हमने पंचायती राज के स्तर देखे, पंचायती राज के स्तरों के बारे में हमने स्टार्ट किया था और हमने देखा कि पंचायती राज को जो स्तर है, जो ग्रामीण स्वशासन के जो स्तर हैं वो 3 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर। पहला होता है जिला स्तर, दूसरा होता है पंचायत समिति और तीसरा होता है ग्राम पंचायत। जिला स्तर पर हमने जिला परिषद पढ़ी, तो जिला परिषद वाला जो सेशन था, जिला परिषद वाली जो क्लास थी वो हमारी पूरी हो चुकी थी। आज की क्लास में हम बात करेंगे हमारा जो पंचायती राज है, जो ग्रामीण स्वशासन है, उसके दूसरे स्तर की, और दूसरा स्तर है आपका पंचायत समिति। दूसरा स्तर कौन सा है? पंचायत समिति। स्टार्ट करते हैं पंचायत समिति के बारे में। सबसे पहली बात पंचायत समिति, इसका गठन किस प्रकार किया जाता है। जिस प्रकार हमने जिला परिषद का गठन देखा, उसकी बैठक देखी, उसकी सारी प्रक्रिया देखी, उसी प्रकार सेम पंचायत समिति का गठन किस प्रकार किया जाता है। तो गठन के बारे में देखें कि इसका गठन जो है वो खंड स्तर पर किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? एक खंड के स्तर पर इसका गठन किया जाता है। लेकिन गठन करने की शर्त क्या है कि उस खंड स्तर पर 1 लाख मतदाता होने चाहिए। कितने मतदाता होने चाहिए? 1 लाख मतदाता। हमने जब जिला परिषद पढ़ी तो हमने गठन का देखा, अलग वहाँ अलग प्रावधान था। लेकिन जब अगर खंड स्तर पर अगर 1 लाख मतदाता हो गए तो उन 1 लाख मतदाताओं को मिलाकर वहाँ पर किसकी स्थापना की जाती है? पंचायत समिति की स्थापना की जाती है। किसकी स्थापना की जाती है? पंचायत समिति। क्लियर? अब बात करें राजस्थान में कुल कितनी पंचायत समितियां हैं, तो वर्तमान समय में अगर बात करें तो वर्तमान समय में राजस्थान में कुल 343 पंचायत समितियां हैं। कुल कितनी पंचायत समितियां हैं? वर्तमान समय में कुल 343 पंचायत समितियां राजस्थान में उपलब्ध हैं। ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान में वर्तमान में कुल कितनी पंचायत समितियां हैं, तब आपका आंसर होगा 343। क्लियर? इस प्रकार हमने देखा गठन किस प्रकार होता है। अब बात करेंगे सदस्य संख्या की कि पंचायत समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, कुल कितने मेंबर होते हैं। तो 1 लाख मतदाताओं पर जनरली क्या होता है, 1 लाख मतदाताओं पर 15 वार्ड बनाए जाते हैं पंचायत समिति के स्तर पर। जिस प्रकार हमने जिला परिषद के स्तर पर देखा, उसी प्रकार ग्रामीण स्वशासन में अगर देखिए पंचायत समिति, तो पंचायत समिति में 1 लाख जो वोटर्स होंगे, 1 लाख जो मतदाता होंगे, उनको मिलाकर वहाँ पर क्या बना दी जाते हैं? 15 वार्ड बनाए जाते हैं। अर्थात 1 लाख मतदाताओं को हम 15 वार्डों में विभाजित कर देते हैं। क्लियर? वह इसके अतिरिक्त प्रत्येक 15,000 मतदाताओं पर 2 अतिरिक्त वार्ड का प्रावधान है। माना कि उस पंचायत समिति में 1 लाख जनसंख्या थी तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर 15 वार्ड बना देंगे। लेकिन यदि जनसंख्या 1 लाख से बढ़कर 1,15,000 हो जाए, अर्थात 15,000 और एक्स्ट्रा अगर जनसंख्या आ जाए, तो जैसे ही 15,000 पूरी होगी एक्स्ट्रा, तब हम क्या करेंगे, उन 15,000 के लिए 2 अतिरिक्त वार्ड का निर्माण किया जा सकता है। क्लियर? तो अगर वहाँ उस क्षेत्र में पंचायत समिति में अगर 1 लाख वोटर्स हैं, 1 लाख सदस्य जनसंख्या वोटर्स है ना, तो वहाँ पर सदस्य संख्या कितनी होगी? 15 होगी। क्योंकि जो वार्ड से जो चुने जाते हैं वो कितने व्यक्ति चुने जाएंगे? प्रत्येक वार्ड से 1 व्यक्ति, तो सदस्य कितने हो गए? 15। लेकिन जनसंख्या 1 लाख से बढ़कर 1,15,000 हो गई तो कितने हो जाएंगे सदस्य संख्या? 17 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 17। क्योंकि प्रति 15,000 पर 2,000 जो है 2 अतिरिक्त वार्डों का क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। तो इस प्रकार हमने सदस्य संख्या देखी, हमने गठन देखा। अब बात करेंगे निर्वाचन की कि पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन किस प्रकार किया जाता है। तो देखो, इनका निर्वाचन जो है 2 प्रकार से होता है। एक निर्वाचन तो होता है प्रत्यक्ष निर्वाचन और एक होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन। सबसे पहली बात कि प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन एक निर्वाचन की ऐसी प्रणाली होती है जिसमें किसी व्यक्ति का जो है चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? सीधे जनता द्वारा। ये तो होता है प्रत्यक्ष। बात करें अप्रत्यक्ष निर्वाचन की कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन किसको कहते हैं। तो यदि हमने जनता ने किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से चुना और वह व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को अगर चुनता है, तो वो निर्वाचन जो होगा वो कैसा होगा? अप्रत्यक्ष होगा। हमने माना किसी एक वार्ड पार्षद को चुना, है ना, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं सीधा सा कि माना आपने एक वार्ड का जो पार्षद है उसको चुना। वार्ड पार्षद आपस में मिलकर किसको चुनते हैं? उनमें से ही किसी एक व्यक्ति को नगर पालिका का अध्यक्ष बना देते हैं, है ना, या उस ग्राम का सरपंच बना देते हैं। तो जो सरपंच का या उस नगर पालिका अध्यक्ष का जो इलेक्शन हुआ वो कैसा हुआ? अप्रत्यक्ष हुआ। ये तो बात की हमने प्रत्यक्ष निर्वाचन और अप्रत्यक्ष निर्वाचन। अब बात करेंगे पंचायत समिति में जो निर्वाचन है, जो प्रत्यक्ष निर्वाचन है, वो किनका होता है।
तो पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं उन सभी का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। डैट मीन्स जो पंचायत समिति में जो वार्ड बनाए हमने, 15 वार्ड बनाए 1 लाख मतदाताओं पर, उन वार्ड में से प्रत्येक वार्ड में से एक सदस्य को चुना जाएगा और उस प्रत्येक सदस्य का जो निर्वाचन है वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। किस प्रकार होता है? प्रत्यक्ष रूप से। अब बात करेंगे अप्रत्यक्ष निर्वाचन की कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन किस प्रकार किया जाता है। तो देखिए, पंचायत समिति के जो सदस्य चुने गए, जो मेंबर चुने गए, प्रत्येक वार्ड से 15 मेंबर चुने गए। जनरली 15 ही चुने जाते हैं और जनसंख्या अधिक होने पर प्रत्येक 15,000 पर 2 अतिरिक्त वार्ड बनेंगे और 2 अतिरिक्त सदस्य चुने जाएंगे। लेकिन जो पंचायत समिति के सदस्य चुने गए उनमें से ही किसी एक व्यक्ति को तो प्रधान बनाया जाता है और उनमें से ही किसी एक व्यक्ति को उप प्रधान बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? एक सदस्य को तो प्रधान बनाया जाएगा और एक को बनाया जाएगा उप प्रधान। जो प्रधान और उप प्रधान हैं इनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। किस प्रकार होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। दैट मीन्स इनका जो निर्वाचन होगा, उनका जो वोट होगा, उनको वोट कौन देंगे? जो वार्ड सदस्य, जो वार्ड के जो सदस्य हैं, पंचायत समिति के जो सदस्य हैं, वो व्यक्ति मिलकर क्या करते हैं? उनको निर्वाचित करते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि पंचायत समिति का गठन किस प्रकार होता है, पंचायत समिति में सदस्य संख्या क्या होती है और पंचायत समिति के जो निर्वाचन है वह निर्वाचन किस प्रकार होता है। हमने देखा निर्वाचन 2 प्रकार से, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। ठीक है, सदस्यों का निर्वाचन तो प्रत्यक्ष होता है, लेकिन इसके जो उप प्रधान हैं पंचायत समिति में, जो प्रधान और उप प्रधान होते हैं, उनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। क्लियर है बात? आगे देखिए बात, हमने सारी बातें देख ली। अब बात करेंगे सरकारी अधिकारी के रूप कि पंचायत समिति में सरकारी अधिकारी कौन होता है। तो देखें कि सरकारी अधिकारी के रूप में खंड विकास अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। किसकी नियुक्ति की जाती है? खंड विकास अधिकारी की। जिस प्रकार हमने जिला परिषद पढ़ी तो हमने देखा कि जिला परिषद में सरकारी अधिकारी के रूप में मुख्य कार्यकारी अधिकारी को नियुक्त किया जाता है। हमने पढ़ा था चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ। तो वो जो है सीईओ वहाँ जिला परिषद में सरकारी अधिकारी होता है, गवर्नमेंट ऑफिसर होता है। उसी प्रकार अगर बात करें पंचायत समिति के स्तर की, खंड स्तर की, तो खंड स्तर पर क्या होती है? पंचायत समिति। और पंचायत समिति का जो सरकारी अधिकारी है वो होता है खंड विकास अधिकारी होता है। कौन होता है? खंड विकास अधिकारी, जिसको हम बीडीओ कहते हैं। और बीडीओ की फुल फॉर्म अगर जानना चाहे तो ब्लॉक डिवीजन ऑफिसर। क्या है? ब्लॉक डिवीजन ऑफिसर। क्लियर? ये देखा हमने सरकारी अधिकारी। अब बात करेंगे पंचायत समिति के सदस्यों के बारे में, इसके सदस्य कौन होते हैं। क्लियर? तो सदस्यों में हमने देखा कि इसके सदस्य एक तो निर्वाचित होते हैं। तो निर्वाचित सदस्यों में कौन कौन होंगे? निर्वाचित सदस्यों में पंचायत समिति के सदस्य जो विभिन्न वार्डों से चुने जाते हैं। वे सारे सदस्य जो विभिन्न वार्डों से चुने जाते हैं वो सारे कैसे होते हैं? पंचायत समिति में निर्वाचित सदस्य होते हैं। कैसे होते हैं? निर्वाचित। क्लियर? आगे बात करते हैं पदेन सदस्यों की। और जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में भी बताया कि पदेन सदस्य होते क्या है। यानी ऐसे सदस्य जो पंचायत समिति के सदस्य नहीं होते हैं और नहीं होते हुए भी वो पंचायत समिति में क्या माने जाते हैं? उसके मेंबर माने जाते हैं। यानी वे सदस्य जो संबंधित सदन के सदस्य नहीं होते हैं फिर भी सदन की कार्यवाही में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। फिर भी सदन की कार्यवाही में क्या करेंगे? पार्टिसिपेट लेंगे। वो सदन की बैठक होगी तो उसमें भाग लेंगे, सदन का कोई सत्र होगा तो उसमें भाग ले सकते हैं। ऐसे सदस्य क्या कहलाते हैं? पदेन सदस्य कहलाते हैं। एक तो निर्वाचित सदस्य जिनका जनता ने निर्वाचन कर दिया, चाहे वो निर्वाचन प्रत्यक्ष हुआ या अप्रत्यक्ष हुआ, वो तो क्या कहलाएंगे? उसके सदस्य कहलाएंगे। लेकिन एक होते हैं पदेन सदस्य, और पदेन सदस्य क्या होते हैं कि उस सदन के सदस्य नहीं होते हुए भी, अर्थात पंचायत समिति के सदस्य नहीं हैं, लेकिन वो पंचायत समिति की कार्यवाही में भाग लेंगे। अब पदेन सदस्य कौन होते हैं? तो पदेन सदस्य में देखें, सबसे पहला उस पंचायत समिति का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र का जो सांसद होगा वह पंचायत समिति का क्या होगा? पदेन सदस्य होगा। सबसे पहला हमने देखा पदेन सदस्य में कि पंचायत समिति क्षेत्र का जो सांसद है वह पंचायत समिति का क्या होगा? पदेन सदस्य होगा। दूसरा बात करें तो उस पंचायत समिति क्षेत्र के जो विधायक होंगे, जो विधायक है उस पंचायत समिति क्षेत्र का, वह विधायक भी उस पंचायत समिति का क्या होगा? पदेन सदस्य होगा। और नेक्स्ट बात करें तो उस पंचायत समिति क्षेत्र के जो सरपंच हैं, उस पंचायत समिति के क्षेत्र में क्या होंगे? बहुत सारे गांव आते हैं। पंचायत समिति जो होती है उस पंचायत समिति के अंडर में बहुत सारी ग्राम पंचायतें आती हैं। तो उन ग्राम पंचायत जो है, उन ग्राम पंचायत के जो सरपंच होते हैं वो सरपंच भी इस पंचायत समिति के क्या होंगे? पदेन सदस्य होंगे। ध्यान रखें, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पंचायत समिति में निम्न में से कौन सा पदेन सदस्य नहीं होता है। तो 3 ऑप्शन तो आपको सही दे देंगे और 1 ऑप्शन आपको गलत देंगे, तो आपको गलत ऑप्शन निकालना पड़ सकता है। क्लियर? तो इस प्रकार हमने देखा पंचायत समिति के सदस्यों के बारे में। सदस्य जो एक तो निर्वाचित होते हैं, जिनमें निर्वाचित में एक तो प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है और अप्रत्यक्ष निर्वाचन, तो वो तो सारे पंचायत समिति के सदस्य हो गए। क्लियर? और उनके अलावा होते हैं पदेन सदस्य। नेक्स्ट हम बात करेंगे सदस्यों के बाद, ये हमने देख लिए पदेन सदस्य देख लिए। अब पदेन सदस्यों की बात करते हैं, आगे बात करते हैं हम बैठक के बारे में।
कि जैसा कि आपको पता है हमने जिला परिषद की बैठक देखी कि उस बैठक के लिए कितने व्यक्ति होना आवश्यक है, बैठक क्या होती है, वो बैठक कितने समय, एक वर्ष में कितनी बार होनी चाहिए। तो उसी प्रकार पंचायत समिति के भी प्रावधान किए गए हैं कि पंचायत समिति की जो बैठक होगी वह एक वर्ष में कितनी बार होना आवश्यक है। तो देखें कि एक वर्ष में 12 बार इसकी बैठक होना आवश्यक होती है, अर्थात प्रत्येक माह में एक बैठक होना पंचायत समिति में आवश्यक होता है। पंचायत समिति अगर होती है तो उस पंचायत समिति में प्रत्येक माह क्या होती है, एक बैठक आयोजित की जाती है। तो इस प्रकार हमने बैठक देखी, पंचायत समिति के सदस्य देखे और पंचायत समिति के सरकारी अधिकारी के बारे में जानकारी ली। अब बात करते हैं बैठक के बाद, इस बैठक जो हमने की उस बैठक में गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए, उस बैठक में गणपूर्ति अथवा कोरम कितना होना चाहिए। अब बात करेंगे सबसे पहले कि गणपूर्ति क्या होती है और कोरम किसको कहते हैं। तो देखो, जब हमने इससे पहले जितने भी क्लासें ली हमने ये वर्ड बार बार यूज़ लिया और हमने देखा कि गणपूर्ति का सीधा मतलब यही है कि आप जो एक बैठक ले रहे हैं, एक मीटिंग जो ले रहे हैं, उस मीटिंग में कितने व्यक्ति कम से कम उपस्थित होने चाहिए, यानी जो उपस्थिति है मिनिमम जो होनी चाहिए, उस मिनिमम उपस्थिति को गणपूर्ति कहा जाता है। तो पंचायत समिति की जो बैठक होती है, मैंने कहा एक वर्ष में 12 बार होती है, अर्थात प्रत्येक माह होती है। तो उस बैठक के लिए जो न्यूनतम सदस्य है वो कितने उपस्थित होने चाहिए, तो कुल सदस्य संख्या का, यानी जो पंचायत समिति के जो कुल सदस्य है उन कुल सदस्य संख्या का 1/3 सदस्य उस मीटिंग में होना आवश्यक होता है। यानी जितने भी मेंबर पंचायत समिति में है उनके 1/3 सदस्य जो है उस पंचायत समिति की बैठक में होना आवश्यक होते हैं। इस प्रकार हमने पंचायत समिति की गणपूर्ति देखी। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे पदाधिकारियों के बारे में कि इसके पदाधिकारी कौन होते हैं। पदाधिकारियों में अगर बात करें तो सबसे पहला एक तो होता है प्रधान और एक होता है उप प्रधान। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया, इनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं पंचायत समिति में। उन सदस्यों में से ही किसी एक व्यक्ति को प्रधान चुना जाता है और उन सदस्यों में से ही किसी एक व्यक्ति को क्या चुना जाता है, उप प्रधान चुना जाता है। अब ये जो प्रधान और उप प्रधान होते हैं इनका निर्वाचन किस प्रकार होता है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होता है। क्लियर। तो यह पंचायत समिति के कैसे सदस्य होंगे, कैसे प्रमुख होंगे, राजनीतिक प्रमुख होते हैं। कैसे होते हैं, राजनीतिक प्रमुख होते हैं। क्लियर। इसके अतिरिक्त बात करें तो यह पंचायत समिति के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो प्रधान होगा या उप प्रधान होते हैं उनका निर्वाचन जो पंचायत समिति के जो सदस्य हैं, जो वार्ड सदस्य हैं, उनमें से ही किसी को चुना जाता है। क्लियर। तो ये हो गए पंचायत समिति के पदाधिकारी। अब पदाधिकारी के बाद बात करेंगे शपथ की, कि पंचायत समिति में जो सदस्य हैं या जो पदाधिकारी हैं उनको शपथ कौन दिलवाता है ना। तो इनको शपथ का जो प्रावधान है, इनको शपथ उस पंचायत समिति में जो खंड स्तर पर, देखो पंचायत समिति का गठन हमने देखा कि खंड स्तर पर होता है ना। एक खंड के स्तर पर पंचायत समिति का हम क्या कर रहे थे, गठन कर रहे थे। तो इनके जो सदस्य होंगे उनको जो शपथ है वो शपथ भी कौन दिलाएगा, उस क्षेत्र का एसडीएम दिलवाता है। कौन दिलवाता है, एसडीएम, जिसको हम क्या कहते हैं, उपखंड अधिकारी कहते हैं। क्या कहते हैं, उपखंड अधिकारी। और एसडीएम की फुल फॉर्म देखना चाहे तो सब डिवीजन मजिस्ट्रेट होती है। क्या होती है, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट। क्लियर। ये हमने देखी गणपूर्ति। उसके बाद हमने देखा पदाधिकारी, फिर हमने देखी शपथ। अब बात करेंगे त्यागपत्र की, अर्थात जो कोई पंचायत समिति के जो सदस्य हैं या कोई पदाधिकारी हैं, अगर वो अपने पद से त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वो किस प्रकार दे सकते हैं, वो सदस्य किनको त्यागपत्र देते हैं, प्रधान किसको त्यागपत्र देता है, तो वो सारी बातें। तो सबसे पहली बात कि प्रधान जो है अगर अपने पद से त्यागपत्र देना चाहेगा तो वह अपना त्यागपत्र किसको देगा, प्रधान से सीनियर कौन है, जिला परिषद है। तो जिला परिषद में राजनीतिक प्रमुख कौन होता है, जिला प्रमुख होता है। हमने देखा था कि जिला परिषद का जो राजनीतिक जो नेता होता है वो कौन होता है, जिला प्रमुख। तो प्रधान अपना त्यागपत्र किसको देगा, जिला प्रमुख को देता है। प्रधान अगर त्यागपत्र देना चाहे तो किसको देगा, जिला प्रमुख को देगा। और उप प्रधान है, और उप प्रधान के अतिरिक्त जो सदस्य है पंचायत समिति के, वो अगर अपना त्यागपत्र देना चाहते हैं तो उप प्रधान और सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देंगे, प्रधान को देंगे। किसको देंगे, प्रधान को। तो अभी स्लाइड में हमने देखा गणपूर्ति क्या है, बैठक जो है उसके लिए गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए, उसके पदाधिकारी कितने होने चाहिए, कौन कौन होते हैं, और शपथ का क्या प्रावधान है, और इनको त्यागपत्र किस प्रकार दे सकते हैं। अब आगे बात करेंगे हम बजट के बारे में, कि पंचायत समिति का जो बजट है वह कौन तैयार करता है, तैयार करके वह बजट किसके पास भेजा जाता है, और उस बजट को कौन प्रस्तावित करता है, उस बजट को कौन लागू करता है। तो बजट में सबसे पहले बात करें कि पंचायत समिति का जो बजट है वह खंड विकास अधिकारी तैयार करता है। जो बीडीओ होता है, जो कि जैसा कि आपने देखा पंचायत समिति में एक सरकारी अधिकारी होता है बीडीओ, है ना, खंड विकास अधिकारी। तो उसका जो बजट होगा वो कौन तैयार करेगा, वह खंड विकास अधिकारी, अर्थात वह सरकारी अधिकारी जो है पंचायत समिति का, वह बजट तैयार करता है। क्लियर। अब ये जो बजट तैयार हो गया तो खंड विकास अधिकारी इस बजट को क्या करेगा, जिला परिषद का जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, देखो पंचायत समिति से जो ऊपर का स्तर है वह जिला परिषद है, और वहाँ का सरकारी अधिकारी कौन होता है, तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
और पंचायत समिति में सरकारी अधिकारी कौन होता है? खंड विकास अधिकारी। तो खंड विकास अधिकारी तो बजट तैयार करता है और अपने सीनियर ऑफिसर अर्थात जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी को क्या करेगा? उस बजट को प्रेषित कर देता है, उस बजट को भेज देता है। क्लियर? उसके बाद पंचायत समिति के इस बजट को जिला परिषद द्वारा क्या किया जाएगा? पारित किया जाता है। पंचायत समिति का जो बजट है वह जिला परिषद द्वारा क्या किया जाता है? पारित किया जाता है। सबसे पहले हमने देखा कि देखो पंचायत समिति से जो ऊपर की संस्था है, ऊपर का जो स्तर है वह है जिला परिषद, और जिला परिषद का जो सरकारी अधिकारी होता है वो मुख्य कार्यकारी अधिकारी कहलाता है, और उससे नीचे का स्तर जिला परिषद से है पंचायत समिति, और पंचायत समिति में सरकारी अधिकारी होता है बीडीओ, विकास अधिकारी, जिसको हम विकास अधिकारी कहते हैं। तो यह विकास अधिकारी क्या करता है? उस पंचायत समिति का बजट तैयार करता है। बजट तैयार हुआ, उसके पश्चात अपने जो सीनियर ऑफिसर हैं, जो कि क्या है? जिला परिषद के सीईओ, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उनको बजट भेज दिया जाता है। और जो जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी है उनको बजट जाने के बाद इसका जो बजट होगा वो जिला परिषद द्वारा क्या किया जाता है? पारित किया जाता है। क्लियर? तो इस प्रकार हमने यहाँ पर अपने जिला परिषद के बाद पंचायत समिति जो है हमारा ग्रामीण स्वशासन का, पंचायती राज का जो दूसरा स्तर है उसको पूरा देखा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।